हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स से सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है गवर्नमेंट स्कीम से, यानी सरकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन ही सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट में बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अगर उठा कर देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से यानी सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए सरकारी योजना यानी गवर्नमेंट स्कीम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं कि ये योजना किस लिए ज़रूरी है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, इससे किसको लाभ मिलेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको एमसीक्यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको वनडे का तो एग्ज़ाम नहीं है। यूपीएससी हमेशा असर्शन, रीज़न एंड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनाती है। तो इसके लिए आपको एमसीक्यूज़ नहीं बल्कि हर चीज़ें को, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में मैं सारे टॉपिक को लेकर के आई हूँ। हर योजनाओं से संबंधित जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं उस तरीके के सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। पहली योजना है ग्राम उजाला योजना। ये किस लिए लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ? ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना यानी ग्राम उजाला स्कीम के पहले चरण का शुभारंभ किया। राजकुमार सिंह ने इस योजना के तहत पहले चरण में 5 राज्यों आरा बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में ग्रामीण परिवारों को सस्ते दामों पर 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब दिए जाएंगे ग्राम उजाला योजना के तहत। और इस योजना के तहत सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी यूनिट कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL गांवों में ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी। 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से। इस योजना के अंतर्गत 3 साल की वारंटी के साथ 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब ग्रामीण परिवारों को दिए जाएंगे। ये बल्ब पुराने 100 वॉट के परंपरागत बल्बों को जमा करने पर दिए जाएंगे। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्राहक अधिकतम 5 एलईडी बल्ब परंपरागत बल्ब जो कि 100 वॉट था उसको दे करके ले सकते हैं। इस प्रोग्राम का फाइनेंस पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा और इस तरह का ये भारत का पहला प्रोग्राम होगा। अगली योजना है यानी अगला जो मिशन है वो है भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु। ये 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने किया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। 133 करोड़ रुपए की लागत आई है भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु में। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सब रूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और परस्पर संपर्क बढ़ेगा। मैत्री सेतु के उद्घाटन से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह तक पहुंचने के लिए त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन गया है। ये सब रूम से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना। ये परियोजना 2 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा कुल 2117.54 करोड़ रुपए की लागत से नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी दी गई है। कितना अमाउंट है? 2117.54 करोड़ रुपए। नागपुर शहर से होकर के बहने वाली और इस शहर को अपना नाम देने वाली ये नदी मैले और औद्योगिक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित एक जलधारा बन चुकी है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय यानी NRCD के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
ये परियोजना अशोधित मैले पानी, बहते ठोस अपशिष्ट और नाग नदी और उसकी सहायक नदियों में बहने वाली अन्य अशुद्धियों के संदर्भ में प्रदूषण के स्तर को कम करेगा। अगला है एक जिला एक उत्पाद के तहत 728 जिलों का चयन। एक जिला एक उत्पाद के तहत 728 जिलों का चयन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक जिला एक उत्पाद के तहत पूरे देश भर में 728 जिलों को चयनित किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के संबंधित उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि सरकार के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर्ण करने में मदद मिलेगा। संपूर्ण देश में फलों के लिए 226 जिले, सब्जियों के लिए 107 जिले, मसालों के लिए 105 जिले, तिलहन के लिए 41 जिले, धान के लिए 40 जिले, दालों के लिए 25 जिले, वाणिज्यिक फसलों के लिए 22 और गेहूं के लिए 5 जिलों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त बागवानी, मत्स्य पालन और कुछ अन्य श्रेणी के उत्पादों का भी चयन किया गया। अगला मिशन है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन 23 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया। ये मिशन शहरों और नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म जैसे 3 स्तंभों पर काम करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगी। ढांचों को भारत के सभी शहरों और नगरों में 2024 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला परियोजना है असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत। असम में महाबाहु से ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में कनेक्टिविटी के उद्देश्य से महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कई छोटी बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। असम में दुबरी से मेघालय के फुलवाड़ी के बीच 19.3 किलोमीटर लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा, जो कि देश का सबसे लंबा पुल होगा। इसके अलावा तटों के बीच की दूरी को कम करने के लिए रो पैक्स सेवाएं शुरू की जाएगी। तटों के बीच की दूरी को कम करने के लिए रो पैक्स सेवाएं शुरू की जाएगी। अगला स्कीम है टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम मंजूर। टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI स्कीम मंजूर। ये 17 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने टेलीकॉम क्षेत्र के लिए 12,195 करोड़ रुपए के 12,195 करोड़ रुपीस के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को मंजूरी दी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को ₹10 करोड़ के निवेश पर 4 से 7% 4 to 7% और अन्य कंपनियों को कम से कम ₹100 करोड़ के निवेश पर 4 to 6% इंसेंटिव दिया जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से टेलीकॉम क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा और भारी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित होंगे। अगला परियोजना है पश्चिमी बंगाल के हल्दिया में ₹4700 करोड़ की 4 अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को पश्चिमी बंगाल के हल्दिया में 4,700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटालिटिक इसोडेक्वेक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटालिटिक इसोडेक्वेक्सिंग
यूनिट की आधारशिला रखी है। उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी आयात टर्मिनल, गेल के डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और एनएचएआई के 4 लेन रोड ओवरब्रिज सह फ्लाईओवर सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि 347 किलोमीटर का डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड, जो कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है, इसका सीधे तौर पर न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार और झारखंड के 10 जिलों को भी लाभ होगा। ये रसोई घरों को स्वच्छ पाइप एलपीजी प्रदान करेगा और स्वच्छ सीएनजी वाहनों को सक्षम करेगा। सिंदरी और दुर्गापुर उर्वरक कारखानों को निरंतर गैस की आपूर्ति मिलेगी। सिंदरी और दुर्गापुर उर्वरक कारखानों को निरंतर गैस की आपूर्ति मिलेगी। अगला है असम में असोम माला का शुभारंभ। असम में असोम माला का शुभारंभ ये 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में असोम माला ये पहल राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी और असम की आर्थिक प्रगति और कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने असम के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वनाथ और चराई देव में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की नींव रखी है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना विश्वनाथ चराई देव में कुल अनुमानित परियोजना लागत ₹1100 करोड़ से की जा रही है। प्रत्येक अस्पताल में 500 बेड की क्षमता और 100 एमबीबीएस सीट की क्षमता होगी। अगली परियोजना है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत यानी जियोथर्मल एनर्जी परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी। पहले चरण की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ओएनजीसी ऊर्जा, LAHDC, लेह और लद्दाख के विद्युत विभाग के बीच ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, जिसे कि भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है, इसको 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। अगला मिशन है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च। हर घर पानी हर घर सफाई ये मिशन लॉन्च हुआ है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। ये मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 155 गांवों के 1.6 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा। ये योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम यानी MGNF 2021-23। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीला मंत्रालय ने भारत के सभी जिलों में भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी IIM के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी MGNF कार्यक्रम को शुरू किया है। ये विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प यानी स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के तहत एक कार्यक्रम है। संकल्प के तहत एक कार्यक्रम है।
MGNF के पहले पायलट में 69 जिलों में 69 फेलोज काम कर रहे थे। मंत्रालय अब MGNF का विस्तार देश के सभी शेष जिलों में कर रहा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम के तहत चयनित अधिवक्ताओं को प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 50,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष के दौरान 60,000 रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। अगला मिशन है मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 ये 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के दौरान पोषण 2.0 मिशन की घोषणा की है। मिशन पोषण 2.0 को पोषण सामग्री में सुधार, वितरण और परिणाम में सुधार के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम का विलय करेगा। ये मिशन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पोषण परिणामों को बेहतर करने के लिए अपनाया गया है। अगला नीति है नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान। नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान ये 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के दौरान पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहन को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति यानी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से लागू की जाएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट व्हीकल की अवधि भी 20 साल तय की गई है, यानी ऐसे वाहनों को 20 साल के बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। गौरतलब है कि सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह से ई मोबिलिटी पर शिफ्ट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसका मकसद देश के कच्चा तेल आयात बिल को कम, वायु प्रदूषण में कमी और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। अगली परियोजना है भारत को मिला नेपाल की पनबिजली परियोजना का ठेका। ये 29 जनवरी 2021 को नेपाल ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया। अगली परियोजना है रतले पनबिजली परियोजना। ये 18 जनवरी 2021 को 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली यानी HE परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ रुपीस के निवेश को मंजूरी दे दी। ये निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी NHPC और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड यानी JKSPDC की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी यानी JVC द्वारा किया जाएगा। अगला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित। ये 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने इस मार्ग पर डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। रेवाड़ी मदार सेक्शन की लगभग 79 किलोमीटर लंबाई का विस्तार हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में है और लगभग 227 किलोमीटर खंड जो है राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर और नागौर जिलों में है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को रवाना करने के साथ भारत दुनिया के उस चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। अगला है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। ये
5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए है। साथ ही ये वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वन नेशन वन गैस ग्रिड। गौरतलब है कि ये 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और इसकी हर दिन 10.2 लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर परिवहन की क्षमता है। इसकी हर दिन 10.2 लाख मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर परिवहन की क्षमता है। ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG रेगुलेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगी। ये पाइपलाइन कोच्चि से एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होते हुए मंगलुरु तक जाएगी। अगली योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में दहाई अंकीय वृद्धि वांछनीय है। इसके लिए देश की विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत विनिर्माण में देश को वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 क्षेत्रों की PLI योजना के लिए पहचान की गई है। 13 क्षेत्रों की। इस दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद 7 अप्रैल 2020 तक 9 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। अगला तो इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है, PLI योजना संबंधित मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा लागू की जाएगी और ये निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए PLI के अंतिम प्रस्तावों विभिन्न क्षेत्रों के लिए PLI के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति यानी EFC द्वारा किया जाएगा और इसे मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है PLI योजना का प्राथमिक उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माता के रूप में स्थापित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं हम। वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी 5 वर्षों तक सरकार ने PLI योजना के लगभग ₹1.97 लाख करोड़ का व्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। देश को मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 में PLI योजना प्रारंभ की गई थी। नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के प्रस्ताव पर 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना को मंजूरी प्रदान की थी। PLI योजना में एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी SCC, बैटरी विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक अथवा प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद, वस्त्र उत्पाद जिसमें कि FMF विभाग और टेक्निकल टेक्सटाइल हैं, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल, वाइट गुड्स जिसमें कि AC और LED है और विशिष्ट स्टील क्षेत्र जो है वो शामिल है। स्टील क्षेत्र PLI योजना में निवेश, रोजगार सृजन और विक्रय लक्ष्य प्राप्त होने पर ही प्रोत्साहन दिया जाता है। अगली योजना है स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, इस योजना का प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। बजट 2021-22 के अनुसार 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना को सभी राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है। क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें इस योजना की, तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
राज्यों में राजस्व विभाग अथवा भूमि अभिलेख विभाग नोडल विभाग होगा और राज्य पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इस योजना को आगे बढ़ाएगा। इसके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन तकनीक के माध्यम से सर्वेक्षण करके किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन 4 साल में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। ये ग्रामीण भारत में नागरिकों में वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करेगा, उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने हेतु सक्षम करेगा। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण होगा, ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले संपत्ति कर का निर्धारण करने में सहयोग करेगा। इसकी मदद से बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण और जीआईएस नक्शे का निर्माण होगा, जो किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जीआईएस मानचित्रों की सहायता से ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसका एक उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना भी है। विभिन्न राज्यों में संपत्ति कार्ड को अलग अलग नाम जाना जाता है, जैसे कि हरियाणा में टाइटल डीड अलग अलग नामों से जाना जाता है हर राज्यों में, जैसे कि हरियाणा में टाइटल डीड, कर्नाटक में रूरल प्रॉपर्टी ऑनरशिप रिकॉर्ड यानी आरपीओआर, मध्य प्रदेश में अधिकार अभिलेख, महाराष्ट्र में सनद, उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख और उत्तर प्रदेश में घरौनी के नाम से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपीस के परिव्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। ये योजना 6 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसका क्रियान्वयन एजेंसी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस योजना की नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य है इस योजना का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित करेगी। इसके साथ ही मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और नई बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था का निर्माण करेगी। इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। इस योजना की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। ये योजना 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों का समर्थन करने के लिए है। इसके तहत 11 राज्यों के सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और 3,382 ब्लॉकों में लोक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जानी है। 602 जिलों में क्रिस्टल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स और 12 केंद्रीय संस्थानों स्थापित करना है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करना है। सभी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल से जोड़ने के लिए इसका विस्तार सभी राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में करना है। 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को प्रारंभ करना और मौजूदा 33 लोक स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ करना। और इससे जो लाभ होने वाले हैं वो है 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म वन हेल्थ हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान, 9 बायो सेफ्टी लेवल 3rd प्रयोगशाला, 9 बायो सेफ्टी लेवल
थॉट प्रयोगशालाएं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना है। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है, 2024-25 के लिए। इस योजना का उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त प्लस यानी ODF प्लस बनाना है, जिसमें ODF निरंतरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी SLWM भी शामिल है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है इसका क्रियान्वयन इस मिशन का। तो इससे क्या क्या लाभ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। SBMG 2.0 को 1,40,881 करोड़ रुपीस के कुल परिव्यय से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय यानी IHHL के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नए पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी SLWM के लिए वित्त पोषण मानदंडों को युक्ति संगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण यानी CMSC के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ा करके 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 90:10 और अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 100:0 है। ODF प्लस के SLWM घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, धूसर जल यानी ग्रे वाटर प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के आउटकम संकेतों के आधार पर की जाएगी। SBMG 2.0 में रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को घरेलू शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ SLWM के लिए बुनियादी ढांचा जैसे खाद्य गड्ढे, सोख गड्ढे, अपशिष्ट स्थिर तालाब, सामग्री वसूली सुविधाएं आदि प्रदान की जाती रहेगी। अगला मिशन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। अभी आपने ग्रामीण के बारे में जाना, अब ये मिशन जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए है 2.0। बजट भाषण 2021-22 में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को स्वास्थ्य एवं सेहत के तहत शुरू किया जाएगा। इसे 2021 से 26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में शहरी भारत की और अधिक स्वच्छता के लिए पूर्ण मल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार, कचरे का पृथक्करण, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने, निर्माण और ध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न अवशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन द्वारा वायु प्रदूषण में कमी करने और सभी पुराने कचरे के स्थानों यानी डंप साइट्स का जैव उपचार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मिशन की क्रियान्वयन एजेंसी है, इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। शहरी वैधानिक शहरों में कुछ घटकों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी का वित्त पोषण और कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये सारे घटक है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नीचे देखने वाले हैं, वो सारे घटक होंगे। सतत स्वच्छता के लिए शौचालयों का निर्माण करना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में 1 लाख से कम आबादी वाले सभी नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट मल प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार को नए घटक के रूप में शामिल किया गया है। ठोस कचरा प्रबंधन करना,
सूचना, शिक्षा और संचार के साथ क्षमता निर्माण करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की समाप्ति पर कुछ लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। तो क्या क्या लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है? सभी वैधानिक शहर ODF प्लस प्रमाणित हो जाएंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर ODF प्लस प्रमाणित हो जाएंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों के 50% हिस्से जल प्लस प्रमाणित हो जाएंगे। और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सभी वैधानिक शहर कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त होंगे और सभी पुराने कचरे के स्थानों यानी डंप साइट्स का जैव उपचार हो जाएगा। तो ये शहरी और ग्रामीण योजना के बारे में बात हो गई। अब आते हैं अगली योजना पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 24 फरवरी 2021 को इसके तहत देश में 11.73 करोड़ लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इससे उन्हें फसल चक्र पूर्ण होने से पहले कुछ सहायता प्राप्त हो सके। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस योजना के लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारकों को प्राप्त नहीं होगा। सभी आयकर दाता और 10,000 रुपये से ज़्यादा मासिक वेतन प्राप्त करने वाले इस योजना के दायरे से बाहर हैं। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये आय सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 4 महीनों के अंतराल पर लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के जरिए सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये 100% केंद्र पोषित योजना है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। पति पत्नी या फिर पिता सरकारी नौकरी में है या फिर पेंशन भोगी है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्यों को लाभार्थियों की जानकारी इसके पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगला मिशन है जल जीवन मिशन। 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनवाड़ियों में सुरक्षित पाइप द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन के अभियान का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को वहनीय सेवा शुल्क के आधार पर नियत गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल नियमित रूप से दीर्घकाल तक उपलब्ध करवाना, जिससे कि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना की एजेंसी है, इस मिशन का क्रियान्वयन एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य सरकारें ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के साथ पेयजल आपूर्ति की रणनीति बनाएगी। जल आपूर्ति के लिए अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा जिससे क्रियात्मक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो सके। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में जल आपूर्ति की योजना बनाएगी और इनके क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का कार्य भी करेगी। इस योजना में ग्रामीण परिवारों के साथ विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों में भी नियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इस मिशन में लोगों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें श्रमदान और आर्थिक अनुदान दोनों शामिल हैं। जल संक्रमण की समस्या के निदान के लिए तकनीकी हस्तक्षेप किए जाएंगे। इस मिशन में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में घरेलू अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर अवसंरचना विकास भी शामिल हैं। इस मिशन का क्रियान्वयन अवधि 2024 तक है। अगला